सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लास्ट प्रश्न पत्र अर्थात कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है या आप क्लास लिए भी होंगे कि इसके पहले का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको कराया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न 2 क्लास में कराया जा चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है। थर्ड सेमेस्टर राजन श्री कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाकर के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारी तरीके से चीजों को समझाया गया है, बताया गया है, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में बताया गया है, जिससे कि आपको अगर उससे रिलेटेड प्रश्न कुछ और बनता है तो वो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देखे होंगे तो आप पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देख लीजिएगा। और कंप्यूटर भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कंप्यूटर कैसे पढ़ें, किस तरीके से उसको याद करें। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट आ रहा है कि सर कंप्यूटर को किस लैंग्वेज में लिखा जाए, इंग्लिश में लिखा जाए कि हिंदी में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, क्या उसको इंग्लिश में लिखने से नंबर मिलेंगे या क्या होगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रश्न हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेशक इस पर एक अलग से इसकी क्लास बनाई जाएगी कि आप कंप्यूटर के कॉपी को किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ पे हिंदी का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, या टोटली आप अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। इन सब सारी चीजों पे चर्चा होंगी, उस पे बताई जाएगी किस तरीके से आप अपनी कॉपी को लिखे। ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब तक आप क्लासेस को देखते रहिए। और अभी बहुत सारी देख रहे हैं कि न्यूज़ पे इस पे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आपका पेपर अब होगा, तब होगा, 8 से होगा, 7 से होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई न्यूज नहीं है 8 से होगा, 8 से होगा, कैसे होगा, ऐसा कोई न्यूज नहीं है अभी। जब भी होगा उसको 20 दिन 25 दिन पहले आपका बोर्ड फॉर्म, मतलब ये सारी प्रक्रिया कराई जाएंगी, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर तो होना ही है, 2 4 6 दिन इधर उधर का होगा, बस यही है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, जबरदस्त। अब आपको बिल्कुल बैकअप नहीं जाना है। ये नहीं घबराना है यार पेपर नहीं हो रहा है क्या पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। पेपर तो आपका होगा, बस 2 4 6 दिन इधर उधर होगा। अगर इसमें जो बच्चा अपनी कंटिन्यूटी को तोड़ देगा, कंटिन्यूटी को खराब कर देगा, वो आपकी अपने साथ नाइंसाफी करेगा, यानी कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा। इसलिए अब आप लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे रहिए। इसमें आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास होकर के और भी ज्यादा अगर आपके पास समय हो जा रहा है तो और भी ज्यादा आप समय दीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है। तो चलिए ये सब बातें हैं। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्लीज हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि लोग ज्यादा से लोग हमसे जुड़ सके। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है, किसी सब्जेक्ट में परेशानी हो रही है, तो आप बेशक बता सकते हैं कमेंट के थ्रू कि सर हमको ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अवश्य ही 4 6 बच्चे अगर कमेंट करते हैं तो अवश्य हम उस चीज को लाने का प्रयास करते हैं, अपने टीम के द्वारा बात करके उस चीज को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस चैनल पे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल निसंदेह एक अच्छी चैनल के साथ जुड़े हैं और आपके कदम के साथ कदम मिला के चला जाएगा हम। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम क्या है। अगर आप बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेंगे ना, बहुत सारे प्रश्नों का आप जवाब फटाफट दे देंगे। उसमें लैन, मैन, वैन, इन सब सारी चीजों के बारे में बताया गया है, फुल फॉर्म बताया गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं आप अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज इसको देख लीजिएगा। अब जैसे इसमें कह रहा है मैन का पूरा नाम बताइए। तो मैन का जो पूरा नाम होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है।
क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, बस इतना ही होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और देखिए, ये प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा नंबर का रहा है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। कह रहा है डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। तो देखिए, डिजिटल श्यामपट्ट ऐसा होगा कि उसमें अवश्य रूप से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता होगा। जब हम उसमें कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, यानी लिखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, उसको इरेज करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, उसमें डस्टर का यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जो डिजिटल श्यामपट्ट है आपका, उसमें कहीं ना कहीं विशेष तौर से कंप्यूटर का योगदान होगा। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम, कि डिजिटल श्यामपट्ट एक ऐसा श्यामपट्ट है, डिजिटल डिजिटल श्यामपट्ट, श्यामपट्ट एक ऐसा श्यामपट्ट है, ऐसा श्यामपट्ट है जिसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषता होती है। ठीक है, यानी ऐसा सैंपल है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषता होती है, सारी चीजें कंप्यूटर से प्रयोग की जाती हैं। इसमें सभी फंक्शन फंक्शन कंप्यूटर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं सब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हुआ, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जाता है, इसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जाता। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, दोनों तरफ से किया जाता है, यही आपका डिजिटल श्यामपट्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ई पुस्तकालय किसे कहते हैं। ई पुस्तकालय मतलब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय क्या होती है, इसके बारे में देखना है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय होती है वो क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय और एक मैनुअल पुस्तकालय होता है। मैनुअल पुस्तकालय आप जानते होंगे, आप जा करके वहां पर किताबें रखी हुई होती हैं, उसमें से कोई भी किताब निकाल करके आप उसको ले जाके पढ़ते हैं। लेकिन ई पुस्तकालय में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पे ये नहीं जाके किताब निकाल के उसको निकाल के ले जाइए, पढ़ने पढ़िए, ऐसी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो ई पुस्तकालय होता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, यह यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप में कलेक्ट किया जाता है। डिजिटल रूप में इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किया जाता है यानी इसको क्या करेंगे, डिजिटल के रूप में हम कलेक्ट कर लेंगे। तथा प्रयोगकर्ता तथा प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही अपने कंप्यूटर पर ही सभी सामग्री यानी समस्त सामग्री का अध्ययन कर सकता है। सकता ठीक है। इसका क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। यही आपका ई पुस्तकालय होता है, यानी ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें पुस्तकों को डिजिटल रूप में इकट्ठा किया जाता है तथा प्रयोगकर्ता अपने कंप्यूटर पर ही सभी सामग्री का अध्ययन कर सकता है। इसमें आप किसी प्रकार की किताब लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको पुस्तकालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? तो शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? शिक्षण शिक्षण मशीन का जो प्रयोग किए थे वो सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक, यानी कि सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोग किया था। तो शिक्षण मशीन का प्रयोग सिडनी प्रेसी सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक। शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया था? सिडनी प्रेसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। आप बताइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ। तो ये आप अवश्य देखते होंगे, अच्छी तरीके से देखते होंगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दो, जैसे जब कोरोना काल था तो समस्त जितने भी लोगों को मीटिंग हुआ करते थे, कोई जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो कोरोना काल में अक्सर चीजों को क्या किया गया था, ऑनलाइन कर दिया गया था। यानी कि अगर आपकी मीटिंग भी लेनी है या किसी की ट्रेनिंग हो रही है, अक्सर मीटिंग की बात करें तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही सारी चीजें कराई जाती थी। और आज भी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप भावी अध्यापक हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अभी इस समय छुट्टी चल रहा है, यानी आप भावी अध्यापक होने वाले हैं, तो ये चीजें जान लीजिए कि जैसे इस समय छुट्टी चल रहा है, तो अगर किसी भी विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग कराई जानी होती है, तो अब ये तो संभव नहीं है कि आदमी लोग जाके बीआरसी पे करे या बीएससी ऑफिस में जाके करे, ये चीज तो करेगा नहीं। अब इसमें क्या होता है, एक लिंक को जनरेट कर दिया जाता है और उस लिंक के माध्यम से बता दिया जाता है कि आप सभी इस लिंक से ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए, और आप सभी की एक क्या होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग कराई जाएगी। और उस मीटिंग में महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी कि आपको इस तरीके से चीजों को करना है, कैसे नामांकन बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीजों को उसमें चर्चा किया जाता है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही है आपका। यहाँ पे पूछ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई दो लाभ बताइए। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डायरेक्ट शिक्षण की तरह ही एक लाभकारी साधन होता है। और दूसरा, ये दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त साधन है। तो चलिए दो लाभ हम बता लेते हैं। एक हो जाए आपका क्या, कि यह दूरस्थ शिक्षा के लिए यह दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत उपयुक्त साधन है। बहुत उपयुक्त
साधन। दूसरा क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष शिक्षक शिक्षण की तरह ही। शिक्षण की तरह ही लाभकारी होता है या लाभकारी साधन है। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आपका जैसे हो गया, अ, जैसे इग्नू के कार्यक्रम हो गए। किसके? इग्नू। इग्नू कार्यक्रम। दूसरा आपका युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम। युवाओं हेतु दहलीज कार्यक्रम। तीसरा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। वानिकी कार्यक्रम। अगला आपका ज्ञान दर्शन हो गया। ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान दर्शन के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। ठीक है, चलिए अगला। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण बताइए। कह रहे पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत यानी पाठ्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसके अंतर्गत दृश्य सामग्री यानी जो देखने वाली सामग्री है उनका उदाहरण बताना है। पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण तो आपका इसे पाठ्यक्रम को कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? आप पोस्टर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से, ठीक है, स्लाइड के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से आप चीजों को दृश्य सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये श्रव्य सामग्री नहीं है, पोस्टर आप केवल देख करके पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर भी आपका कोई भी मॉडल पेपर हुआ, ये मॉडल पेपर। मॉडल पेपर जैसे अभी आपके लिए बहुत सारे मॉडल पेपर तैयार किए गए होंगे, आप मॉडल पेपर को देख भी रहे होंगे। तो मॉडल पेपर केवल दृश्य सामग्री है, दृश्य और श्रव्य सामग्री नहीं है। वो केवल दृश्य सामग्री है। स्लाइड स्लाइड के माध्यम से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उदाहरण। अगला प्रश्न का 2019 पूछा गया है कि स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो स्लाइड के द्वारा जो प्रस्तुति का महत्व है उसमें चीजें क्या होती हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। अगर स्लाइड के द्वारा किसी चीज को स्लाइड दिखा करके हम चीजों को बताएं तो उसमें चीजें क्या हो जाती हैं, बड़ी आसानी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो वही चीज आपको इसमें लिख लेना है कि स्लाइड के द्वारा, स्लाइड के द्वारा चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, ये चीज हुआ कि चीजें क्या हो जाती हैं, आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए अगला क्या है, 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ई बुक से आप क्या समझते हैं? इससे ई बुक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो डिजिटल माध्यम से जो आप पुस्तक को उपस्थित करते हैं वही आपका ई बुक्स है।
यानी डिजिटली माध्यम से, डिजिटल माध्यम से पुस्तक को उपस्थित कराना ई बुक्स कहलाता है। ई बुक्स कहलाता है। डिजिटल माध्यम से पुस्तक को उपस्थित कराना ई बुक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पाठ्य पुस्तक सॉरी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण बताइए। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का उदाहरण, तो भैया श्रव्य सामग्री यानी जिसको हम केवल सुन सकते हैं, तो आप जानते हैं आपका क्या हुआ, रेडियो हो गया। एक तो आपका रेडियो हो गया, रेडियो को आप उसमें चित्र को देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, रेडियो हुआ। और इसके पहले खुद चल रहा था टेप रिकॉर्डर। क्या? टेप रिकॉर्डर, ये चीज है। इसको इसमें आप चीजों को केवल सुन सकते हैं, चीजों को केवल सुन सकते हैं, इसमें देख नहीं सकते। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्रव्य सामग्री का जो उदाहरण है वो आपका रेडियो और टेप रिकॉर्डर है। अगला, पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री कौन से हैं? अब इसमें देखिए श्रव्य और दृश्य सामग्री, तो जो श्रव्य और दृश्य सामग्री है ना, वो आपका एक तो आपका टेलीविजन हो गया। टेलीविजन के अंतर्गत हम चीजों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। एक टेलीविजन हो गया, और एक जो अभी आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह अगर यूज कर रहे होंगे या मोबाइल यूज कर रहे होंगे, तो भी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी श्रव्य दृश्य सामग्री है। सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो क्या हो गया, एक तो आपका टेलीविजन हो गया यानी टीवी हो गया, एक आपका टीवी हो गया, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, टेलीविजन, और दूसरा आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये हो गया टेलीविजन और कंप्यूटर हो गया। इसमें देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला कार्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? 12 नंबर प्रश्न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो देखिए टेलीविजन द्वारा बैठक अथवा गोष्ठियों का जो आयोजन करना होता है वही आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। यानी जो गोष्ठियां हुई या बैठक हो गया, ठीक है, इसका जो आयोजन किया जाता है वही आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। तो लिख लीजिए इसको, टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक या गोष्ठियों गोष्ठियों का आयोजन करना टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। अगला, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले सिडनी एल पेसी ने किया था। किसने? सिडनी एल पेशी ने विकसित किया विकसित किया ने विकसित किया। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बताइए। तो 4 माध्यमों के नाम क्या है? कह रहा है शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यम के नाम। तो शिक्षा में उपयोगी 4 माध्यम, तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका टेलीविजन हो गया यानी टीवी हो गया, टीवी हो गया, और दूसरा आपका एक टीवी हो गया, दूसरा आपका रेडियो हो गया,
तीसरा आपका माइक्रोस्कोप भी है, आपका टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर हो गया। चौथा आप कंप्यूटर भी कर सकते हैं, कंप्यूटर हो गया आपका। ठीक है, ये चार माध्यम पूछ रहे थे। अगला, खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? ये आपके टीपी नंजी का स्टेटमेंट है कि खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है। ये टीपी नन का कथन है, स्टेटमेंट है टीपी नन। ठीक, चलिए अगला, खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है, किसका कथन है? खेल कुछ मूल प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति है। यह कथन आपके थॉमसन जी का है, किसका है? थॉमसन जी का। थॉमसन जी। ठीक है, अगला, उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान किया। यानी उन विद्वानों के नाम बताइए जिन्होंने 20वीं सदी में शिक्षा के यंत्रीकरण में योगदान दिया था। तो कौन कौन थे आपका? एक जैसे लुमसंडेन थे। कौन? लुमसंडेन। लुमसडेन, ग्लेशियर, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने यंत्रीकरण में योगदान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? तो इसके लिए कौन सी संस्था है? एनसीईआरटी उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ है। कौन सा है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी उच्च शिक्षा संस्थान मेरठ, बड़ौदा। मेरठ और बड़ौदा। ठीक है, ये चीजें हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिसमें विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था की जा सके। ये किसका स्टेटमेंट है कि शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना जिससे विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपके स्टेटमेंट रॉबर्ट्स एम गेने का है। इसका है रॉबर्ट एम गेने का। ठीक, ये है रॉबर्ट एम गेने जी का। अगला प्रश्न करें, किसका कथन है शैक्षिक तकनीकों को उन पद्धतियों एवं प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इन सब स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट बीटीसी के लिए कम इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी डीलेट के लिए कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके सीटेट और टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये थे शिव के मित्रा जी थे, शिव के मित्रा। ठीक है, शिव के मित्रा जी थे। चलिए अगला, कॉन्फ्रेंसिंग से क्या आशय है? अभी बताया गया है कॉन्फ्रेंसिंग के क्या आशय है, अभी अभी इसके पहले प्रश्न बताया गया है, वही चीजें हैं। अगला कह रहा है, संचार प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? तो संचार प्रौद्योगिकी निम्नलिखित प्रकार की होती है, यानी कि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? नंबर 1 की बात कर ले हम। नंबर 1 हो गया आपका मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरा हो गया आपका मुद्रित प्रणाली। मुद्रित प्रणाली।
तीसरा है रेडियो प्रसारण। चौथा है दूरदर्शन। और पांचवा है इंटरनेट। ठीक। क्या है? इंटरनेट। ये संचार प्रौद्योगिकी के 5 प्रणाली। अगला, संचार प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है? कह रहा है संचार प्रौद्योगिकी के क्या तात्पर्य है? तो संचार प्रौद्योगिकी जो होता है, ये सूचनाओं को तेज गति से एकत्रित करके प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीकी ही आपकी संचार प्रौद्योगिकी होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रित एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसारण करने वाली तकनीक ही संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है। सूचनाओं का तीव्र गति से एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थापन, संचरण तथा प्रसार करने वाली तकनीकी ही संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है। चलिए अगला, मौखिक अभिव्यक्ति के दो साधन कौन कौन से हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के दो साधन कौन कौन से हैं? तो एक आपका मोबाइल हो गया मौखिक अभिव्यक्ति, मोबाइल हो गया, और दूसरा आपका लाउड स्पीकर हो गया, जिसमें ओरल रूप से हम किसी चीजों को अव्यक्त कर सकते हैं। एक मोबाइल, दूसरा लाउड स्पीकर हो गया। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये आप सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे। चार्ल्स बैबेज जी ने किया था। किसने? चार्ल्स बैबेज जी ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है कि संचार से आप क्या समझते हैं। चाहे संचार से आप क्या समझते हैं ऐसा पूछा जाए, या संचार किसे कहते हैं, दोनों प्रश्न एक ही जैसे होते हैं। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है। तो संचार से आप क्या समझते हैं? ठीक है। संचार से तात्पर्य क्या होता है कि अपने विचारों को हम क्या करते हैं, पत्र, टेलीफोन आदि माध्यमों द्वारा एक दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। संचार वही होता है कि हम अपने जो विचार हैं उसको हम पत्र में लिख करके, या फिर टेलीफोन के द्वारा, या मोबाइल के द्वारा, यानी किसी भी माध्यम के द्वारा हम चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। वही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विचारों को टेलीफोन, पत्र, मोबाइल फोन आदि माध्यमों द्वारा
दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। चलिए अगला, अनुबोधन किसे कहते हैं? कह रहा है अनुबोधन किसे कहा जाता है? तो देखिए अनुबोधन जो होता है, जब छात्र किसी फ्रेम को, यानी किसी आपकी फ्रेमिंग वगैरह या जिसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं, तो छात्र किसी फ्रेम को पढ़कर अगर शुद्ध उत्तर देने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में छात्र से सही उत्तर निकलवाने हेतु हम क्या करते हैं? उद्दीपनों का सहारा लेते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? अनुबोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ही अनुबोधन। तो हम लिख सकते हैं छात्र किसी फ्रेम को, या ऐसे लिख लीजिए छात्र द्वारा किसी फ्रेम को शुद्ध शुद्ध पढ़वाना, छात्र द्वारा किसी फ्रेम को शुद्ध शुद्ध पढ़वाने में जिस उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है, जिस उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है, उसे अनुबोधन कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अनुबोधन कहते हैं। ठीक है ना? ये चीजें होती हैं। तो इसको आप, चूंकि ये शॉर्ट आंसर है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 नंबर का है, तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका सीधा सीधा अर्थ और आशय यही है कि छात्र जिस फ्रेम को जो सही सही नहीं पढ़ पाता है, तो इसको शुद्ध शुद्ध पढ़वाने के लिए हम जिस उद्दीपन का प्रयोग करते हैं, वही वह क्या कहलाता है? अनुबोधन कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला, अनुक्रिया किसे कहते हैं? कह रहा है अनुक्रिया किसे कहते हैं? तो अनुक्रिया जो होता है, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्नों को समझ करके वो उसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर सही सही लिख देता है, यानी उत्तर पुस्तिका पर लिखता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा, अनुक्रिया क्या है। ठीक है। अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। करा सीडी क्या है? सीडी, सीडी का पूरा नाम पूछ रहा है, सीडी का पूरा नाम। तो ये जो सीडी का पूरा नाम होता है, वो होता है आपका कंपैक्ट डिस्क होता है। कंपैक्ट डिस्क। अगला, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ओनली रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न 2018 में पूछा गया, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? कह रहा है प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जो प्रौद्योगिक है, ये प्रौद्योगिक विज्ञान की एक व्यवहारिक प्रायोगिक विधि है। यानी प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो जो आपका प्रौद्योगिकी विज्ञान है, ये एक व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। तो प्रौद्योगिकी विज्ञान, विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। विधि है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला चलिए, ये प्रश्न 2019 व 2023 अभी पिछले साल पूछा गया है, 19 और 23 में। तो कह रहा है सर्वर का क्या अर्थ होता है? सर्वर का क्या अर्थ होता है? तो
सर्वर जो होता है एक प्रकार का नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी होती है जो चीजों को क्या करती है, जोड़ने व सूचनाओं का आदान प्रदान का कार्य करती है। इस सर्वर के बारे में आप जानते होंगे कि जो यूज करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल जब यूज करते हैं, इसके बारे में जानते होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बताइएगा कि सर्वर का क्या अर्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। कह रहा है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। तो चलिए फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में बताते हैं हम। तो फुल डुप्लेक्स होता है, ये इस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में इस पे चर्चा किया जा चुका है। फुल डुप्लेक्स से आशय सूचना के साथ सूचना के साथ साथ एक ही समय पर एक ही समय पर प्राप्तकर्ता द्वारा या प्राप्तकर्ता तथा प्रयोगकर्ता तथा प्रयोगकर्ता प्राप्तकर्ता था प्रयोगकर्ता जी प्रदान करता कर लीजिए इसको, जो उस चीज को प्रदान करता है, प्रदान करता के वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। आदान प्रदान से है। ठीक। चल, अगला कह रहा है सर्च इंजन करता है। सर्च इंजन क्या करता है। तो ये सर्च इंजन जो करता है क्या करता है, ये यूजर द्वारा ये ये यूजर द्वारा दिए गए निर्देश दिए गए निर्देशों को या निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर नेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। ठीक है? खोज से क्या करता है, डाटा प्रदान करता है। ठीक है। ये चीजें आपके सर्च इंजन का कार्य। अगला प्रश्न 35, और हम लास्ट प्रश्न की बात करेंगे इस क्लास के लिए। 35 क्वेश्चन आपके लिए एनफ हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 36 से कंटिन्यू करेंगे। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो जो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है वो आता है आपका डाटाबेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जीई एम ई एन टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ये आपका डीबीएमएस का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है। ये डीबीएमएस का पूरा नाम यही होता है। ठीक। तो आज हम 35 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं। इसके बाद 36 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे अगली क्लास में ज्यादा क्लास लेने की, क्योंकि क्वेश्चन शायद 162 तक है। तो कोशिश करेंगे ये 3 क्लास में ये चीजें खत्म हो जाए। ठीक है। और
रही बात अगर मैराथन क्लास की, तो इसकी मैराथन क्लास कराएंगे तो कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाएगा क्लास में। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि आप पहले छोटे छोटे कंटेंट में इसको तैयार कर लीजिए। जैसे अभी अभी 35 क्वेश्चन तक पढ़ाया गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से 36 से कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे और 3 क्लास में आपका अति लघुत्तरी खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे, तो लघुत्तरी प्रश्न के लिए संभवतः कोशिश करेंगे कि हम मैराथन क्लास करा लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर आप 35 क्वेश्चन तक अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए। और अगर आप नए चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज वीडियो देखने के बाद एक लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय।